नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर। हम मौजूद हैं आगरा में। इस क्षेत्र में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको हम चेक करेंगे, जो चुनौतियां हैं उनका जायजा लेंगे, साथ ही नई संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम स्वागत करते हैं पूरन डावर साहब का, चेयरमैन डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। धन्यवाद डावर साहब। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर के भारती, जॉइंट डायरेक्टर एमएसएमई मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डावर साहब, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। बात एमएसएमईज की हो रही है। एमएसएमईज की बड़ी भूमिका है जीडीपी में, रोजगार में, निर्यात में, और निर्यात बाजार में हम देख रहे हैं इस समय काफ़ी ग्लोबल मार्केट्स में उठापटक है। कई तरह की चुनौतियां हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, और टैरिफ का असर ट्रेड पर हो रहा है। उस पर निगाहें हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे बढ़ती हैं। दूसरी ओर कई देशों के साथ हम एफटीएस करते हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हुए नए अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं। तो एमएसएमईज इन सप्लाई चेन्स में अपनी भागीदारी को मजबूत कर सकें, इन तक पहुंच सकें, इस बदलते परिदृश्य को, चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट के बीच में आप किस तरह आंकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्व होता है कि हम ऐसे उद्योग से जुड़े हैं, फुटवियर उद्योग, जो एक समय आर्टिजन इंडस्ट्री कहलाता था, और उस आर्टिजन इंडस्ट्री से ग्रेजुएट होकर के $26 बिलियन की इंडस्ट्री बना है, जिसमें $5.8 बिलियन का एक्सपोर्ट और $19.2 बिलियन अभी हम जो आंकते हैं ये डोमेस्टिक आंकते हैं। सो आज $5.8 बिलियन के उस पर हैं हम लोग। हालांकि ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड इज ट्रेडिंग है $250 बिलियन, $264 बिलियन, एंड वी आर जस्ट 2%। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग जो कैटर कर रहे हैं ओनली एंड ओनली लेदर को कैटर कर रहे हैं, और लेदर का जूता पहनने वाले मात्र 15% लोग हैं। बाकी 85% लोग जो है नॉन लेदर पहनते हैं। यानी आपके मुताबिक ग्लोबल मार्केट में नॉन लेदर में संभावनाएं तलाशी जाए? नॉन लेदर में संभावनाएं हमको तलाशनी है। नॉन लेदर में जितनी संभावनाएं हैं उसमें जब तक बेस को नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक नए प्लेयर्स को इनवाइट नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। अभी जो 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है वो $50 बिलियन का रखा गया है। $50 बिलियन में हमको निर्यात जो $5.8 बिलियन के स्तर पर हैं उसे हमें ले जाना है $14 बिलियन पर, और $36 बिलियन पर हमको डोमेस्टिक मार्केट को ले जाना है। संभावनाएं हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी हैं। वर्ल्ड के लिए एक बड़ी मार्केट के रूप में हम इसको देखते हैं। ग्लोबल ट्रेंड को अगर हम देखते हैं, या ग्लोबल जो इकोनॉमिक एजेंसीज जो हैं, या ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स जो है वो भारत को आंकती है इस समय $90 बिलियन पर। और ख़ास तौर से आगरा जैसा सिटी जिसकी यूएसपी फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग में है, और जिसके पास विरासत में वर्कफोर्स मिली हुई है, लेबर वर्कफोर्स मिली हुई है, और उसमें अभी तक नॉन लेदर में हम बहुत पीछे। अभी हम स्पोर्ट्स शूज़ नहीं बना पाते, कोई परफॉर्मेंस शू नहीं बनाते, उनमें लोगों को कैसे इन्वाइट किया जाए? भारती साहब, ये बताइए, जो एमएसएमईज हैं उनका बड़ा योगदान है, और उसमें सबसे बड़ी संख्या माइक्रो यूनिट्स के, जो छोटे यूनिट्स हैं, वो तो अपने रोज़मर्रा के कारोबार में इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं। स्कीम्स बहुत सारी हैं, लेकिन उन तक पूरी जानकारी पहुंचे, जागरूकता हो, अवेयरनेस बढ़े, वो उसका पूरा फ़ायदा ले सकें, इसके लिए और क्या प्रयास किया सकते हैं? जैसे अभी डावर साहब ने भी बताया, नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। जब से डेफिनेशन चेंज हुई है 98% इंडस्ट्री जो है ना एमएसएमई में आ गई है, और उसमें 90 से 93% जो है ना माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं सारी। और माइक्रो इंडस्ट्री के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माइक्रो इंडस्ट्री में वन मैन आर्मी होती है। वही अपना मैनेजमेंट देख रहा है, वही एचआर देख रहा है, वही अपना प्रोडक्शन देख रहा है। और हम कोशिश करते हैं, जब हमारे यहाँ एक इसको ईएपी बोलते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उसके अंतर्गत हम एक प्लेटफॉर्म पे हम नई संभावनाओं को देखते हुए हम बैंक्स को, हमारी एनएसएससी स्कीम्स हैं, हमारी एमएसएमई की स्कीम है, हमारी स्टेट्स की स्कीम है, इन सभी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके हम कोशिश करते हैं कि उनको वो सारी
जानकारी दें। जैसा अभी आपने कहा, बहुत ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस किया जाए और उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग दी जाए। ओके, तो नए दौर के लिए नए तरह से काम करना है और उसमें बात अब लेदर पार्क्स की भी हो रही है। उसके बारे में आप इंडस्ट्री को बता सकें, जो लेदर पार्क होंगे, ये जो पूरा क्लस्टर बनाने की बात हो रही है, उसमें किस तरह से सुविधाएं दी जाएंगी उद्यमियों को? इस बार के तो बजट स्पीच के फर्स्ट पार्ट में लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री को एक फोकस के रूप में रखा गया था। उसमें 5 मेगा लेदर पार्क बनाने की बात थी और एक बड़ा लेआउट 10,000 करोड़ का लेआउट रखा गया इस इंडस्ट्री के संवर्धन के लिए। फुटवेयर पार्क, ये जो 5 मेगा लेदर क्लस्टर्स पिछले स्कीम में बनने थे, वो 5 मेगा लेदर क्लस्टर, 3 उसमें साउथ में है और एक अभी कानपुर का सरेंडर हुआ है। कानपुर का सरेंडर हुआ है तो हम लोगों को अभी झेवर में ये 100 एकड़ की एक एलवाई दी गई है। ये एनसीआर लेटर ऑफ इंटेंट, हाँ, लेटर ऑफ इंटेंट हमको दिया गया है। तो हमारा प्रयास है कि उसमें आगरा के उद्यमी भी और एनसीआर के उद्यमी भी उसमें हमारा, जब हमने उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया तो हमारे पास लगभग 250 एकड़ की डिमांड आ चुकी है। तो हमारा प्रयास ये है कि इसको 100 एकड़ से 200 एकड़ का कराया जाए। अभी उत्तर प्रदेश में फुटवेयर पॉलिसी आई है, केंद्र की मेगा लेदर क्लस्टर स्कीम है। इन सारी योजनाओं को समाहित करके और इनको जितनी भी कॉमन फैसिलिटीज़ हों या डोरमेट्री हों या जिनको प्लग एंड प्ले की आवश्यकता हो, उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में जैसी उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक बनाया जाए और कॉमन फैसिलिटीज़ में डोरमेट्रीज से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हों और एक इंक्लूसिव पार्क हो। तो ये पेमेंट में देरी, डिलेड पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए अभी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉन्च किया गया है। अब दौर डिजिटल है, तो किस तरह से उद्यमी इसका फ़ायदा ले सकते हैं? निश्चित रूप से डिले पेमेंट बहुत बड़ी समस्या होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती है। और ये जो एक नया पोर्टल, वैसे तो हमारे जो एक डिले पेमेंट एक्ट 2006 में जो एक्ट बना था, उसमें यह है कि 45 दिन तक अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसका हमारा पोर्टल, ऑलरेडी हमारा पोर्टल है, समाधान पोर्टल। बट इसके बावजूद, क्योंकि उसमें जो काउंसिल्स बनाए हुए थे वो हर कमिश्नरेट लेवल पे बनाए हुए हैं और वहाँ पे जाके सुनवाई करना और उनकी बार बार मतलब बुलाया जाता था, तो उस चीज़ को भी इजी करने के लिए कि आज के समय में टाइम इज़ प्रेस्टिजियस, समय ही कीमत बहुत है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया है कि अगर आप अपनी कंप्लेंट भी ऑनलाइन करेंगे तो उसकी जो भी सुनवाई भी है आप पोर्टल पे ही सब कुछ अपना अपलोड कर देंगे और वो पोर्टल पे ही सुनवाई होकर आपको रिजल्ट्स भी उसी पे आएंगे। तो डावर साहब, तलाशने की जब बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़, इसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणवत्ता। अब QCO, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पर इंडस्ट्री आपको क्या कहती है और अपनी संस्थानों में उद्यमी कैसे क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें, ग्लोबल मार्केट में पहुंच सकें? देखिए, कोई भी उद्योग तब तक सस्टेन नहीं कर सकता जब तक गुणवत्ता ना हो। गुणवत्ता के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। सरकार ने QCOs लगातार एक के बाद एक नए प्रोडक्ट पर QCOs ला रही है। जब कुछ भी लाया जाता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका विरोध होता है। ये BIS लगाया गया, उस पर भी कुछ आवाज़ उठी, जो विशेष तौर पर जब ये बात QCOs की वहाँ से शुरू की गई, जब चाइना से एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर डंप किए जा रहे थे। वो प्रोडक्ट्स जो यहाँ बिना किसी गुणवत्ता के आ रहे थे, उसको रोकना भी एक बहुत आवश्यक था। उसके लिए ये इसकी शुरुआत की गई। लेकिन कुल मिलाकर के QCOs ये एक गेम चेंजर बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि कोई एक्सपोर्ट मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट, राइट सर, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी होना, स्टैंडर्डाइज करना उसको बहुत आवश्यक है। उसके बिना इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं सकती। मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि सरकार ने ये QCOs के माध्यम से इसको तो क्वालिटी हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, पैकेजिंग हो, डिजाइनिंग हो, मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, और क्योंकि बड़े ब्रांड्स के लिए बनाया तो, लेकिन अपना ब्रांड बनाना भूल गए शायद, वो एक वीक लिंक रहा है, कमज़ोर कड़ी, तो उस पर भी काम हो और हम आगे बढ़ें। साहब, एक बात और बताइए जी, डावर साहब ने एक्सपोर्ट मार्केट की बात की है,
जो हमारे ट्रेड मिशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उनको भी कहा गया है कि आप एमएसएमईज़ को हेल्प करें बायर सेलर मीट्स में उन रीजन्स में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। मिनिस्ट्री की तरफ से इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम भी है जी, वो किस तरह से वर्क करती है, कैसे उद्यमी उसके ज़रिए दूसरे रीजन्स तक पहुंच सकते हैं? निश्चित रूप से हमारे भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जिसमें आईसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की स्कीम है, उसके अंतर्गत विदेश में जो भी फेयर्स हो रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जाके वहाँ पे जाके देखें वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या हमारा ब्रांड्स हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके वहाँ जाने के बाद इसमें पूरा इस स्कीम के अंतर्गत पूरा भारत सरकार उनको जाने का, पूरे ग्रुप में जाने का और ये रिम्बर्समेंट होता है। और इसके अलावा अब एक जो हमारी पीएमएस स्कीम है, जिसके अंतर्गत डोमेस्टिक भी जितने फेयर हो रहे हैं उसमें भी इंटरनेशनल लोगों को B2B मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। पर्पस एक ही है कि हम लोग ग्लोबली उनके साथ मिल के उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम अपनी क्वालिटी भी बढ़ाएं और अपना प्रोडक्ट भी बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करें। ड्राइवर साहब, आप ये बताइए, ये TTZ का चल रहा है, काफ़ी इंडस्ट्री में चिंताएं रहती हैं उसको लेकर। ये अब बात आजकल ग्रीन की बहुत है, ग्रीन एक तरह से कारोबार करने का मंत्र बन चुका है। पॉल्यूशन को लेकर बाकी जो पहलू हैं उस पर आपका क्या नज़रिया, आपको क्या फीडबैक मिलता है और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अगर उद्योग हमारी जीविका है तो पर्यावरण हमारा जीवन है और हम अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते और उद्यमी इसको अच्छी तरह से समझता है। लेकिन TTZ में एक अलग स्थिति है, अलग एक विडंबना बनी हुई है। TTZ में ये PM 2.5 और PM 10 ये जो धूल के कणों का कि ताजमहल पर असर की बात करते हैं। ये ताजमहल की दीवारों पर कितना असर करेगा ये रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे फेफड़ों पर असर करता है कि हमको चिंता इसकी अवश्य है, लेकिन उसके कारणों को देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री पर नहीं थोपा जा सकता। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है कि जिस इंडस्ट्री की जो कंप्लाइंस है, अगर वो हम कंप्लाइंस पूरी करते हैं तो उस इंडस्ट्री को अलाउ होना चाहिए। अगर मैं टेनरी भी आज लगा रहा हूँ और टेनरी की भी कंप्लाइंस को पूरा करता हूँ, आज टेक्नोलॉजी है, ZLD अचीव की जा चुकी है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अचीव किया जा चुका है। हम जो भी वाटर यूज़ करते हैं उस वाटर को कन्वर्ट करके RO तक कन्वर्ट करके आते हैं और डिस्चार्ज हमारा ज़ीरो है और इसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग हो रही है और हम रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तैयार हैं। तो इतना ही समय था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और पूरा एक नज़रिया रखने के लिए क्षेत्र पर और MSMEs खासकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार सिंह, DGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं उपिंदर सिंह लवली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लवली साहब प्रेसिडेंट हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज़। तो लवली साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दौर बदल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए तरह के मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कहीं कुछ डिजिटल डिवाइड तो नहीं लग रहा? देखिए, जो जूता उद्योग है हमारा, क्योंकि मैं जूता उद्योग से संबंधित हूँ, उसमें सबसे मेन जो आगे बढ़ने का साधन है वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन एक तो पारंपरिक तरीके से होता चला आया है, जैसे हो रहा है, लेकिन उसमें डिजिटाइजेशन कह दीजिए या आप स्मार्ट कह दीजिए, वो बहुत बड़ी जो है भूमिका अदा कर रहा है। जहाँ पहले बहुत सारे लोग मिल के जूता बनाते थे और जूते का अगर हमारी एक इंडस्ट्री, अगर बाई वे कोई इंडस्ट्री 1000 जोड़ी बनाती थी तो उसके अंदर तकरीबन 400, 450, 500 लोग काम करते थे। लेकिन जब से हम नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं तो वो 300 तक जो है वो आ चुकी है क्षमता कि 300 लोग भी उस 1000 जूते को बना पाते हैं। जितना भी ये नए युग का AI या ये प्रयोग हो रहे हैं,
इसमें जो मेन हमें सुविधा मिल रही है या जो हमें साथ दिया जा रहा है नई इस टेक्नोलॉजी से, वो ये है कि हमारी डिज़ाइनिंग बहुत इजी हो गई है। जहाँ हमें पूरा डिज़ाइन लेने के लिए या कोई सोच बनाने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करना पड़ता था, अलग अलग जाके हमें समझना पड़ता था कौन से नए कलर आ रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है, क्या युग आ रहा है, इस बार चेल्सी चलेगा कि प्लेटफॉर्म चलेगा कि स्नीकर चलेगा, वो ये नई टेक्निक से हमें घर बैठे ही मिल जाता है। आप हमें बताइए सिंह साहब, जिस तरह से हम देखते हैं जो फाइनेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी है कारोबार के लिए, लेकिन उद्यमियों को फॉर्मल फाइनेंसिंग मिलने में कई बार चैलेंजेस भी होते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, डेटा बहुत जनरेट हो रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, सिविल, कई तरह का डेटा जनरेट हो रहा है। तो डेटा जनरेट करने से लेंडर्स का एक तो कंफर्ट बढ़ता है और फिर लेंडिंग के जो डायनेमिक्स हैं वो भी बदलते हैं। तो ये डेटा के ज़रिए आप कैसे एमएसएमईज तक अपनी पहुंच और बढ़ा रहे हैं? ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि किसी भी उद्यमी को और एमएसएमई खास करके ये कैपिटल की हमेशा ज़रूरत होती है। और जो डेटा का प्लेटफॉर्म्स है डिफरेंट हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न है या आपके टर्नओवर है अकाउंट्स में, इवन करंट अकाउंट में जो टर्नओवर हो रहा है, उन सब को लेके हम हमारे बैंक में भी एक रूल इंजन, बिजनेस रूल इंजन डेवलप किया गया है, जिसको कनेक्ट करके ये डिसाइड होता है कि उसकी हम क्या लिमिट दे सकते हैं। और अगर आप फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं भी देते हैं, जैसे मैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बताऊं, हमारे पास प्री अप्रूव्ड बिजनेस लोन्स हैं। अगर उनका करेंट अकाउंट है हमारे बैंक में और उसमें जो भी वो जमा निकासी करते हैं, उसके सालाना टर्नओवर के बेसिस पे, 6 महीने के टर्नओवर के बेसिस पे ये आकलन किया जाता है कि उन्हें किस पूंजी की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो प्री अप्रूव्ड होता है। बिजनेस रूल इंजन में भी है कि इससे जैसे 5 करोड़ तक का अगर आप मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, तो जिनके टर्नओवर ज़्यादा है 50 करोड़ तक, उस पर भी हमारे बीआरई के थ्रू बहुत सिंप्लीफाइड वे में। तो ये कोलैटरल फ्री लोन लेने में उद्यमी कई बार कहते हैं हमें इश्यूज आते हैं, उसके बारे में आप कुछ हमें ट्रेंड्स बता सकते हैं? ये किस तरह से वो आ रहे हैं या कैसे वो इसको अवेल कर पा रहे हैं? 20 लाख तक की जिनकी क्रेडिट लिमिट है, नीड है, वहाँ तक तो कोई कोलेटरल की बात नहीं है, क्योंकि कई योजनाएं हैं, जैसे कि हमारे ऐसे भी हम PABL में भी कोई जो लोन देते हैं उसमें कोई कोलेटरल का जिक्र नहीं है। उसके अलावा कई मुद्रा जैसे लोन है, तरुण प्लस में भी हम दे रहे हैं 20 लाख तक, उसमें कोलेटरल नहीं है। लेकिन उसके आगे की बात अगर करें तो CGTMSE कवर में जो नॉमिनल फ़ी होता है वो दे के कोलेटरल के नीड्स को पूरा किया जा सकता है बड़े लोनों में भी। तो ये कोई वैसी समस्या नहीं है, अवधारणा की समस्या। और इसमें यही है कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आउटरीच एक्टिविटी बढ़े। लवली साहब ये बताइए, अभी पीछे एक रिपोर्ट भी आई है, उसने दिखाया कि जिस तरह से फाइनेंसिंग को लेकर, फॉर्मल फाइनेंसिंग को लेकर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उद्यमी आ भी रहे हैं आगे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा गैप है और हमें उस तरफ आगे बढ़ना है उसको ब्रिज करने के लिए। एमएसएमईज ये भी कहते हैं कि जब हमें ऑर्डर मिलता है उस समय हमें टाइमली अगर फाइनेंस रीजनेबल रेट्स पर मिले तो और हमें ग्रो करने के लिए, बिज़नेस को अगले चरण पर ले जाने में मदद मिलेगी। आपका क्या नज़रिया है और आप कैसे ग्राउंड पर सिचुएशन को देख रहे हैं? MSME ही वो होता है जिसके पास पूंजी नहीं होती लेकिन इरादे बहुत बड़े होते हैं। वो चाहता है कि बहुत कुछ करे, और जहाँ तक ऑर्डर लेने की बात है और बाज़ार की बात है, उसके पास बाज़ार भी होता है, उसकी सोच भी होती है। ये बिल्कुल ठीक है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं कि उसकी सोच के हिसाब से या उसके अंदर जो उसकी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से उसे लोन मिल जाता हो या उतनी जल्दी मिल जाता हो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे स्टेज से, ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं है, थोड़ी सी दूरी है, वो भी हो जाएगी। जो एमएसएमईज हैं वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर, उनको आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि एक यूनिट के लिए एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में आगे बढ़ना भी कितना ज़रूरी है? क्योंकि लेंडर्स जो हैं वो भी देखेंगे कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल एमएसएमईज उद्यम रजिस्टर्ड है, तब उनका कंफर्ट होता है, क्योंकि उनकी बुक्स को लेकर भी इश्यूज़ रहते थे एक समय। तो ये कितना ज़रूरी है कि एक उद्यमी भी खुद को, अपने आप को बदले? MSME की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, जितने यहाँ पर उद्योगपति बैठे हैं या उद्यमी बैठे हैं वो इस बात को मानेंगे, जब शुरुआत करता है तो कच्चे और पक्के के फ़र्क को नहीं जानता। ये एक सबसे बड़ी मार है कि जो स्मार्ट उद्यमी हैं, जो लड़के आज स्टार्टअप कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, अगर आप उनमें और हम में फ़र्क देखेंगे, हम 30 साल पे वहाँ पहुँचे, वो 3 साल में वहाँ पहुँचे, तो उसका मेन कारण होगा उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनका आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, ना कि उन्होंने जूते के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन इसके अपनी फाइलों का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं होता, वो इस काम को करते करते साथ साथ सीख के फिर आगे जाके बनता है। इसी वजह से बैंक उसकी या तो मदद नहीं कर पाते या वो अपने आप को इस काबिल नहीं मानता कि अभी मैं बैंक के पास जाऊँ। ओके, पर सर हम देख रहे हैं आजकल ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल भी
जिस तरह से इसके बारे में आप बताना चाहेंगे, इससे कैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में और हेल्प मिल रही है, और ये इसमें कितना पोटेंशियल है आगे चलते हुए? कि आने वाले समय में तो ये एक मेन स्टे होगा फाइनेंस का बैंक के अंदर में, जो आप कैश फ्लो के बेसिस पे जो असेसमेंट होती है क्रेडिट्स की। लेकिन अभी जैसे आपने पहले जिक्र किया था फाइनेंशियल डिसिप्लिन का, सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? अभी तो क्रेडिट रूटिंग की पहले बात होती थी कि अकाउंट्स के थ्रू जो भी सेल्स प्रोसीड आते हैं उसका एक मेजर पोर्शन रूट करना होता, उसका मंशा भी यही होता था ताकि बैंक्स आपके टर्नओवर को एसेस कर पाए। अभी फिनेंशियल डिसिप्लिन में मेजर ये है कि जो एनुअल रिपोर्ट्स है, एनुअल रिपोर्ट्स एटलीस्ट टाइमली अगर जमा होता है तो बाकी कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन तो अभी जैसा हम लोगों ने देखा डिजिटल मोड में मोस्टली बैंकिंग शिफ्ट कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहा है, तो ये अब चैलेंज नहीं है बैंक्स के लिए कि किसी की टर्नओवर को असेस करना और उसके साथ मैच करना जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं है। बड़े कॉर्पोरेट्स में और जो एसएमई सेक्टर है इसमें एक यही बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है कि अगर 500 करोड़ 800 करोड़ की क्रेडिट डिलीवरी हो तो वो तो एक महीने के अंदर हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि उसके सारे फाइनेंशियल पेपर्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन वही क्रेडिट डिलीवरी जब हम छोटे व्यवसायी के लिए करने की बात करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। आप ये बताइए लवली साहब, फिर जब हम देख रहे हैं नई संभावनाएं हैं, ये ई कॉमर्स के ज़रिए भी काफ़ी कुछ ओपन अप हो रहा है, नए तरह का ट्रेड और डिजिटल मार्केटिंग भी है। अब आप यहाँ बैठे कहीं पे भी पहुँच सकते हैं जो पहले संभव नहीं था, यानी कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो ज़्यादा टारगेटेड भी हो सकती है और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने क्षेत्र में किस तरह से देख रहे हैं लोकल से अलग अलग रीजन्स तक पहुँचने में डिजिटल मार्केटिंग के रोल को, और उद्यमी उस तरफ कैसे बढ़ें? किसी भी उद्योग की दो ही तरीके होते हैं, या ऑनलाइन सेल या ऑफलाइन सेल। ऑफलाइन सेल आज के समय के युग के हिसाब से थोड़ी मुश्किल हो गई जब से ऑनलाइन सेल आई। इसमें आप अपने आप को साबित करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों से पीआर की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने प्रोडक्ट को अपनी एक दुकान बना के, जो वर्चुअल दुकान है उसके अंदर वो दिखाते हैं, जैसा पहले भी बात हो रही थी, और प्रोडक्ट बिकने लग जाता है। उस प्रोडक्ट की खूबी को आप इतना ज़्यादा गाना गा के सुना सकते हैं इस डिजिटलाइजेशन में कि आप वो खूबी ही उसके सामने वाले के, लेने वाले के दिमाग पर छा जाती है। मुझे लगता है आने वाले युग में ये चीज़ और बढ़ेगी। सिर्फ फील एंड टच जो है वो ऑफलाइन देखा जाएगा, लेकिन बाइंग जो है वो ऑनलाइन और ज़्यादा बढ़ेगी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो इतना ही समय था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और पूरा एक नज़रिया रखने के लिए क्षेत्र पर, और एमएसएमई खासकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो एमएसएमई कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। तो एसएमई एक्सप्रेस के आगरा एडिशन से अभी के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं नई संभावनाओं के लिए एमएसएमईज अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।